Okay, this force is always characteristics. This force is always attractive in nature. Okay, it means that कि ये जो force होता है हमेशा attractive होता है. ठीक, अब इसके multiple reasons हमारे पास हैं. Let me say one of them. First of all is closed paths are always formed by attractive forces. ठीक है, क्लोज्ड पाथ जो होते हैं ना हमेशा कहां से बनते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस से बनते हैं. ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस से क्लोज्ड पाथ बनते हैं. ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस से क्लोज्ड पाथ्स नहीं बनते हैं. ठीक है कि नहीं? सो याद रखेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म्स क्लोज्ड पाथ्स. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये फॉर्म करता है कौन सा पाथ? क्लोज्ड पाथ को. ठीक है, देयरफॉर इट शुड बी अट्रैक्टिव. अगर ये रिपल्सिव होता तो ओपन पाथ्स भी पॉसिबल थे. ठीक है, लेकिन क्लोज्ड पाथ्स इस बात को कहते हैं कि नहीं ये फोर्स अट्रैक्टिव ही होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज. ठीक है कि नहीं? है ना? दिस इज व्हाट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी कैन डू. सेकंड थिंग, इट इज एन एक्सचेंज फोर्स. ओके, इट इज एन एक्सचेंज फोर्स. ये जो फोर्स होता है ना ये एक्सचेंज फोर्स होता है. इट इज एन एक्सचेंज फोर्स. Okay, let me say what do we mean by exchange force. Okay, exchange force इस तरह से होता है. देखो, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका मास m2 है. ठीक है, तो ये कैसे एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं फोर्सेस. ठीक है कि नहीं? यहाँ पर क्या होता है, कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इमिट करता है सर्टेन काइंड ऑफ पार्टिकल्स को. ठीक है कि नहीं? और वो पार्टिकल्स फिर ट्रेवल करते रहते हैं. ठीक है, वही पार्टिकल्स पहुंचते हैं किसके पास? दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के पास. दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसी तरह से पार्टिकल्स को इमिट करता है. ठीक है, और वो पार्टिकल्स ट्रेवल करते हुए कहां आ जाते हैं? फर्स्ट पार्टिकल के पास, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास. ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे है ना, दे आर कॉल्ड एज ग्रेविटॉन्स. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? ग्रेविटॉन्स. ठीक है कि नहीं? ठीक, तो एज पर दिस पॉइंट इट इज एन एक्सचेंजिंग फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एक्सचेंजिंग फोर्स इन विच, इसमें क्या होता है? इन विच ग्रेविटॉन्स आर एक्सचेंजिंग. इन विच ग्रेविटॉन्स आर एक्सचेंजिंग. इनमें होता है ग्रेविटॉन्स एक्सचेंज हो जाते हैं. ग्रेविटॉन्स एक्सचेंज करते हैं ये. ठीक है, व्हाट आर ग्रेविटॉन्स? ग्रेविटॉन्स के बारे में याद रखो, दे आर मास पार्टिकल्स. ग्रेविटॉन्स होते हैं पार्टिकल्स विद स्मॉल मास. ओके, पार्टिकल्स विद स्मॉल मास. ये पार्टिकल जो होते हैं ना इनका बहुत ही स्मॉल मास होता है. ठीक, ट्रेवल विद वेरी हाई स्पीड. ये ट्रेवल करते हैं विद वेरी हाई स्पीड. ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं. ठीक है कि नहीं? है ना? ठीक, अब यहां पे एक चीज बनता है कि सर अगर ये पार्टिकल्स एक्सचेंज करते हैं, इससे कैसे पता चलता है कि यहां पर फोर्स लग रहा है एक दूसरे के ऊपर? है ना? ठीक, देखो क्यों, जब एक ऑब्जेक्ट इमिट करता है पार्टिकल्स को, दूसरा ऑब्जेक्ट इमिट करता है पार्टिकल्स को, मींस सम ऑफ द मास गेट इज डिक्रीज्ड. है ना? पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज हो जाएगा ना जब ये कुछ पार्टिकल मास इमिट करेगा. ठीक है, इस तरह से इसका भी मास डिक्रीज हो जाएगा. ठीक, लेकिन आपको कभी भी फील नहीं होगा कि इन ऑब्जेक्ट्स का मास डिक्रीज हो चुका है. व्हाई? बिकॉज द प्रोसेस इज सो क्विक. है ना? ये अपना ग्रेविटॉन इसको देता है, ये अपना ग्रेविटॉन इसको देता है, और ये एक्सचेंज इतनी जल्दी होता है ना कि दिस मास डिफरेंस इज नॉन डिटेक्टेबल. इवन वी कांट डिटेक्ट इट. ओके, हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं इस मास डिफरेंस को, ये जो स्मॉल फैलेसी आ रही है मास में. ठीक, अब जो पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं इट मीन्स दैट मोमेंटम एक्सचेंज होता है. ठीक है कि नहीं? पार्टिकल्स एक्सचेंज होने का मतलब क्या है? मोमेंटम एक्सचेंज होता है. ठीक है, तो याद रखना पार्टिकल एक्सचेंज होने का मतलब है पार्टिकल एक्सचेंज रिजल्ट्स इन मोमेंटम एक्सचेंज. ओके, रिजल्ट्स इन मोमेंटम एक्सचेंज. पार्टिकल एक्सचेंज होने का मतलब यह है कि मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है. ओके, मोमेंटम एक्सचेंज. और यू नो whenever there is momentum exchange delta p, momentum exchange with time, whenever there is momentum exchange delta p with time, this thing is what? Force. There comes a force. Okay, momentum transfer से momentum exchange से क्या आएगा? यहाँ पे फोर्स आएगा. ठीक है कि नहीं? है ना? ठीक, लेकिन मैं आपको बता दूं इस थ्योरी के इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हमारे पास नहीं है. ठीक है कि नहीं? ठीक, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट अभी भी इसको नहीं मानते हैं. ठीक है, दे कंसिडर इट सिंपली कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, लेकिन हम इस चीज को मान सकते हैं. और देखो एक और चीज भी यहाँ पे कही जा सकती है, ये फोर्स अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि अगर पार्टिकल्स एक्सचेंज करने हैं दे हैव टू अट्रैक्ट ईच अदर, दे हैव टू कम क्लोज टू ईच अदर. ओके, क्योंकि पार्टिकल्स एक्सचेंज करने के लिए नजदीक आना पड़ेगा. अगर दूर जाएंगे तो पार्टिकल्स कैसे एक्सचेंज करेंगे? ठीक है, तो नजदीक जब आएंगे ना तभी जाकर ये फोर्स क्या बनेगा? अट्रैक्टिव बनेगा. दिस इज ग्रेविटॉन थ्योरी. ठीक है, फॉर एक्सचेंजिंग द पार्टिकल्स द ऑब्जेक्ट शुड बी अट्रैक्टिंग ईच अदर. ओके,
दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। थर्ड फीचर, दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये बहुत ही वीक फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स, इज अ वेरी वीक फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है, ठीक है कि नहीं। देखो कैसे, अगर आप देखोगे ना, यहां पे चार्जेस अगर लेंगे Q1 एंड Q2, इनके बीच में भी फोर्स होता है, और वो कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, होता है कि नहीं, है ना, ठीक। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है कि नहीं, ठीक। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, इट इज ऑलमोस्ट 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आ रही है बात, ठीक है। 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर फोर्स है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वीक फोर्स होता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन हाँ, याद रखो, फेनोमेनन जो यूनिवर्स में बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं, जैसे मून करता है रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सारे प्लैनेट्स करते हैं रिवॉल्व अराउंड द सन, वो इसी वीक फोर्स का रिजल्ट है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। दिस इज अ वीक फोर्स बट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर great planetary motions, responsible for great planetary motions, ठीक है। although it is a weak force, लेकिन it is responsible for what, great planetary motions, okay, it's the weakest force found in nature, right। next, this is third feature. Now moving to the next feature, it's fourth feature now, okay। Gravitational force is purely central force. First of all, gravitational force is central force, okay। Gravitational force is central force. Gravitational force जो होता है वो क्या होता है, central force, you know central force, है ना, वो force जो act करता है along the line joining the centers, ठीक है कि नहीं। जो दो objects के center को line join करती है ना, gravitational force is always along that line, okay, M1 and M2, यहां से एक का ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां से दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है कि नहीं, है ना। मतलब ये कि इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, ठीक है। ये हमेशा उसी लाइन पर एक्ट करता है जहां पे क्या होता है, जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ बॉडीज, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन करता है, उसी सेंट्रल लाइन पर ये फोर्स एक्ट होता है। इज दैट क्लियर। चलो देखो, अब यहां पे एक और चीज है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। मैंने कहा दे आर सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। सो दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज F इज इक्वल टू माइनस du by dx, where u is potential energy, ठीक है। अगर आपको किसी जगह पर किसी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल डिफरेंशिएट द पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट यू विल गेट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। दिस इज द सेंट्रल थिंग, ठीक है। सेंट्रल फोर्स का ये मतलब होता है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस, वो ये, अगर मान लो इस तरह से स्पेस कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक स्पेस कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, दिस इज स्पेस, ओके। इसमें 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड, वी नो दैट, है ना, ठीक। सो पोटेंशियल एनर्जी तीनों डायरेक्शंस में चेंज होगी, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में, ठीक है कि नहीं। तो उस टाइम पे कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कैलकुलेटेड माइनस, देन यू हैव टू कैलकुलेट du by dx, है ना, प्लस du by dy प्लस du by dz, है ना। तब आपको पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट देखना है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या आएगा, F इज रिटन एज माइनस, आई कैन राइट इट लाइक दिस वे, du by d by dx, ओके, प्लस dou by dou y प्लस dou by dou z, एंड देन आई कैन राइट हियर u, ठीक है, u, ओके। u इज द पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इट्स रिटन बाय कैपिटल, लेट मी राइट इट कैपिटल, ओके, u, है ना, ठीक। मतलब आप देख लो, F is equal to means you have to calculate the gradient along x, y and z axis। ये जो है ना, ये 3,
ये तीन चीजें मिलाकर। इसका क्या मतलब है? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू जेड। इट इज रिटन बाय दिस सिंबल, इनको इस सिंबल से लिखते हैं ऐसे, डेल्टा, ठीक है, एंड देन इज यू, वेयर दिस डेल्टा इज डो बाय डो एक्स, इट्स एन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे डिफरेंशिएशन करो, वाई एक्सिस में डिफरेंशिएशन करो, जेड एक्सिस में डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है कि नहीं। एंड इज कॉल्ड एज, इसको बोला जाता है ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है? ग्रेडियंट, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट, इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ व्हाट? ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, किसी जगह पर आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय दिस, इट इज A डिवाइडेड बाय x रेज पावर 12 प्लस B डिवाइडेड बाय x रेज पावर 13, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। और क्वेश्चन वाले ने कहा है फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, ठीक, 1 मीटर। मतलब इस तरह से दिया गया है, ये 1 डायमेंशन में है, ठीक है। यहां से 1 मीटर दूर जाओ ओरिजिन से और मुझे बोलो यहां पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स होगा। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ऑफ मास m और मुझे बोलो यहां पर इस पॉइंट 1 पर 1 मीटर पर ए पॉइंट पर इसकी वजह से कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यू कैन कैलकुलेट दैट F इज नथिंग बट इट इज माइनस du by dx। F is nothing but minus d by dx। ओके, u है ना, u की जगह वैल्यू डाल दो, a by x 12 प्लस b by x 13, ठीक है। तो क्या आएगा शाबाश? इट विल बी माइनस अपनी जगह पर, है ना। जरा इसकी डिफरेंशिएशन करो, इट विल बी a डिवाइडेड बाय x रेज पावर 13 बट माइनस साइन है ना, और 12, ठीक है, -12, ठीक है ना। इसकी डिफरेंशिएशन करो, इट विल बी -13 b डिवाइडेड बाय x रेज पावर 14, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 1 मीटर व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स? -12a by 1 रेज पावर 13 -13b by 1 रेज पावर 14। तो इस विल बी माइनस, ए आएगा प्लस, दिस विल बी 13b minus 12a। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस मच, इतने न्यूटन्स, है ना, ठीक, ओके। अगर मैं क्वेश्चन वाला इस तरह से बोले आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल के दो, इक्विलिब्रियम आपको पता है, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पर टोटल फोर्स कितना हो? 0। A system is said to be in equilibrium if the total force is 0, means gravitational force क्या होना चाहिए? F is minus du by dx and it should be 0. This means that du by dx should be 0, है ना, ठीक। या अगर मैं in terms of gradient लिखूं तो I can write del of u should be 0. This defines the equilibrium condition for an object, okay, under the gravitational force, equilibrium condition for the object under the gravitational force। Is that clear? ठीक है, सिंपल सी चीज है, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं इस तरह से कंसिडर कर लूं इस प्रॉब्लम में, ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल सकते हैं। कैसे? du by dx निकला ये, तो इट इज -12a by x पावर 13 minus 13b by x raised power 14, that should be 0, okay। Then you can calculate it, 12a that is equivalent to 13b by x, so you can write x is equal to 13b by 12a। इस पोजीशन पर क्या होगा? The object will be in equilibrium, okay। a and b are constants, if you know them put their values, right। so इस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज सेंट्रल इन नेचर, ठीक है। सेंट्रल कैरेक्टर की वजह से वी कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके। लास्ट वाला देख लो, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लास्ट कैरेक्टर, वो ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। You must remember this. Gravitational force is a conservative force. Is a conservative force.
Okay, what do we mean by conservative force? Conservative force means work done by this force, work done by gravitational force does not depend on path followed, does not depend on path followed, ठीक है, by object, ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स, ठीक है. मतलब इट डजंट मैटर कि आप कौन सा पाथ फॉलो करोगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी सेम, ठीक है कि नहीं, है ना. यानी इस तरह से मैं कह सकता हूं, दिस इज द वर्क डन Fg.ds, है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन अलोंग द फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग सम अदर पाथ, है ना, ठीक. It is equal to work done along third path. Okay? किसी भी पाथ पे वर्क देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही वर्क करता है. मैं आपको समझाता हूं. अगर यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और मुझे इसे इस हाइट तक पहुंचाना है, ठीक है, वेदर आई चूज दिस पाथ और वेदर आई चूज दिस पाथ, सेकंड पाथ, ओके, और वेदर आई चूज दिस वन, third path, what will happen? The work done in all the cases will be equal. And you know what is the work done? mgh. mgh is the work done in all the cases. Okay? So work done by such a force does not depend on what? The path followed. Okay? देखो ऐसे फोर्सेस की खासियत क्या है. अगर कोई ऑब्जेक्ट A से B तक जा रहा है, ठीक है, तो दिस इज द वर्क डन along AB. That is F.ds, gravitational force dot ds, है ना, ठीक. और उसके बाद B से वापस आ रहा है A तक, ठीक है. तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, B से लेके A तक, F.ds, it means work done along ABA, work done along A to B, then B to A. This work done is 0. Okay, work done along the closed path is 0. ठीक है, means along closed path वर्क इज 0, ठीक है कि नहीं. और ऐसे फोर्स की एक खास बात यह है कि जब भी इस फोर्स के द्वारा, जब भी ये फोर्स कोई वर्क करता है, वो वर्क स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है. वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमेशा याद रखना. वर्क डन बाय सच फोर्स इज स्टोर्ड in form of energy, okay. कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ठीक. यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दैट वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स रिमेन्स स्टोर्ड इन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. इज दैट क्लियर? सो ये कंजर्वेटिव फोर्स भी जो वर्क करता है, वो भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर रहती है इन फॉर्म ऑफ सम एनर्जी, ओके. दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, basically it is a conservative force. Okay, it's a conservative force, right? ठीक है. So it's all about what? The characteristics or features of the gravitational force. Okay.